हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम एक पति पत्नी की कहानी आपको बताएंगे। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुशील आता है और राहुल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को दिल्ली या देहरादून घुमा, फिर मौज कर। सुशील बोला जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुशील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है। राहुल तब भी चुप रहा। यह देखकर सुशील ने कहा, तबीयत तो ठीक है, और भाई यार तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यह हमेशा मोबाइल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई ज़िंदगी है। 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, ये जैसे गले की हड्डी बन गई हो। वो मेरे लिए, मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुशील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है, हूँ ना तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में एक स्टार यदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय मोबाइल की बातें और ये सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं अपने घर में ही किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुशील ने दिलासा दिखाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे, भाभी को नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएंगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज राहुल और अनीता को 3 महीना हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खा कर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाएं अनीता से। अनीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संभालने में लगी रहती, यूट्यूब से देखकर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पटकने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों से समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था
और उसे शादी के समय बोले गए पिता के 2 शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्हें आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राहुल का ये स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही जैसे महसूस कर रही थी, वैसे वो राहुल के लिए बोझ है। अनीता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक जैसे गुनाह की तरह सजा दे रहा है जो हमने गलती की ही नहीं है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राहुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफिन उठाकर राहुल की ओर बढ़ाते दिया, लेकिन वैसे ही राहुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा। अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हारे पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। अनीता की ये बातें जैसे राहुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों सब कुछ हो रहा है। अनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है, बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिन में तलाक यदि के पेपर तैयार करवा लूँगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद हो जाऊँगा। वो इस उधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम ना कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही हैं। माँ कहते हुए बोली, अरे रहने दो बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने माँ के माथे पर हाथ लगा कर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभालते रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा दे रही थी, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो माँ। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, राहुल की माँ के पेट में रसौली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत ज़रूरी है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही वो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसे सारी जमा पूंजी भी चली गई। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिससे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना मारकर और दुख जताकर फ़ोन कट कर दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो राहुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले से भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राहुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा।
थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर हैं, वो अब बातें भी कर सकती हैं, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज रूम में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी हैं और अनीता उनके पैर को हल्के हल्के से दबा रही है। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात प्रभु से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राहुल अनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर माँ का ऑपरेशन करा दिया। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी मैरिज डियर के सभी किरदार काल्पनिक हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए लिखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम या कहानी इसमें मिलती हो तो यह एक केवल संयोग होगा। यदि कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट और अवश्य लिखें और ऐसी ही जवानों और रिश्तों को मजबूत करने के लिए रिश्तों की कीमत सिखाने वाली मज़ेदार कहानी के लिए मुझे ज़रूर कमेंट लिखें, जिसमें मुझे प्रोत्साहित मिलता है। धन्यवाद। और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।